वेलकम टू ऑल नवीन यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल्स का फर्स्ट यूनिट हमारी चली हुई थी और उसमें ये टॉपिक बचता है आपका। एक टॉपिक और बचता है मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, वो हम करेंगे लास्ट में बिकॉज सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चंस हमारा रह गया है, अदरवाइज हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हमने अब तक किए हैं आपके एग्जाम में, उनमें से ज़रूर 2 क्वेश्चंस तो मोस्टली देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। और आप ये वीडियो अगर अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स देख रहे हो तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि मोस्टली सभी यूनिवर्सिटी में जो टॉपिक मैं करा रही हूँ सभी में ये वाले टॉपिक देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो बीएड तो आपके लिए भी ये टॉपिक बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन के बारे में। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने नवीन यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि बीएड से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं समावेशी शिक्षा के सिद्धांत की ओर। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। समावेशी मतलब समावेश होना, स्टूडेंट का समावेश होना एक ही क्लास में, कॉमन बात है। ठीक है, जितने भी नॉर्मल स्टूडेंट हैं और जितने भी दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनको समावेशी शिक्षा कहती है कि एक ही क्लास में हमें एजुकेशन सबको प्रोवाइड करानी है ताकि किसी भी बच्चे में हीनता की भावना ना आए, ये ना हो कि बच्चों में पक्षपात किया जा रहा है, उनके साथ पार्शलिटी की जा रही है। ठीक है, तो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं वो देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है टीचिंग ऑल स्टूडेंट, सभी छात्रों को एक साथ पढ़ाना एक ही क्लास में। ठीक है, समावेशी शिक्षा के अंदर सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रदान की जाए, किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सामान्य और दिव्यांग बच्चों को एक कक्षा के अंदर समान शिक्षा प्रदान करना, अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए जितनी भी विधियां होती हैं सभी के लिए कॉमन होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जितने भी थोड़े से जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए हम अकॉर्डिंग टू नीड्स अपनी जो विधियां हैं, अपनी जो मेथड है, जो टेक्निक्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हम लेकर आ सकते हैं अपने पढ़ाने के तरीके में। ठीक है, जिससे सभी बच्चों को समझ में आ जाए। सभी बच्चों की प्रतिपुष्टि लेना ज़रूरी है, बच्चों का फीडबैक लेना ज़रूरी है कि बच्चों को कहाँ तक समझ में आया है। हम बीच बीच में बच्चों से पूछते रहते हैं कि क्या आपको टॉपिक क्लियर हो गया है, क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो बीच बीच में बच्चों से पूछना ज़रूरी हो जाता है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो बच्चे फीडबैक देखें कि हमें यहाँ से दिक्कत है, ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आया है। ठीक है, किसी बच्चे को कहाँ सीखने में समस्या हो रही है उसका निवारण करना, सभी अलग अलग विशेषता वाले बच्चों को हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा ये कहती है कि हमें नॉर्मल बच्चों को और जो भी दिव्यांग बच्चे हैं एक साथ क्लास में बिठाकर पढ़ाना है। तो जितने भी डिसेबल्ड बच्चे, जो दिव्यांग बच्चे हैं, हमें सबको स्वीकार करना चाहिए, उनके साथ पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए कि नॉर्मल बच्चे को हम नॉर्मल तरीके से पढ़ाएंगे और जो स्पेशल बच्चे हैं उनके साथ हम पक्षपात कर लें या फिर उनको ये फील करा दें कि आप तो नॉर्मल बच्चों से अलग हो। तो पक्षपात किसी भी बच्चे के साथ नहीं करना है, पार्शलिटी किसी भी बच्चे के साथ नहीं करनी है, बल्कि हमें एक ही क्लास में सबको कॉमन पढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल होगा एक्सप्लोरिंग मल्टीपल आइडेंटिटीज। देखिए, हर बच्चे में अलग अलग तरीके से सीखने की क्षमता होती है, कुछ ना कुछ अलग करने की क्षमता होती है। सभी बच्चे अलग अलग फील्ड में कुछ ना कुछ अलग करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे एक ही फील्ड में अपना योगदान दें। कुछ बच्चे जाते हैं स्पोर्ट्स में, कुछ मैथमेटिक्स में हो जाते, कुछ साइंस में, कुछ आर्ट में। तो सभी बच्चों में जो हुनर होता है वो अलग होता है, सभी सीखने में अलग अलग भिन्नताएं रखते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सभी की अलग अलग जो क्षमताएं होती हैं। तो जो बच्चा जिस क्षेत्र में अच्छा कर रहा है, अगर बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है तो हमें स्पोर्ट्स के बारे में बच्चे को जानकारी होनी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि स्पोर्ट्स में आगे चलकर उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएंगी या फिर आगे चलकर स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो उनको हम नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। और अगर बच्चे मैथ में अच्छे हैं या साइंस में अच्छे हैं तो हम उनको बताएंगे कि आगे चलकर आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, आप अपने फील्ड में अच्छा कीजिए। तो बच्चों की फील्ड के अकॉर्डिंग, बच्चों की क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमें पहचानना होगा उनकी क्षमता को, जो बच्चे अपने फील्ड में बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिवेंटिंग प्रिजुडिस के बारे में, पूर्वाग्रह को रोकना। अब पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह होता है लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना, उनकी क्षमता के आधार पर भेदभाव करना। अब जो पुरानी रूढ़िबद्ध धारणा थी कि लड़के और लड़कियां ये अलग अलग काम करेंगे, लड़कियों का काम है घर पर रहना, बच्चे पैदा करना,
घर के काम करना, ये सब खाना बनाना, रोटी बनाना, बस यही काम है लड़कियों का। और लड़के जाएंगे बाहर कमाने के लिए, 2 पैसे कमा कर लाएंगे। और जो लड़कियां होती हैं उनकी जो इमोशनल होते हैं, लड़कियां थोड़ी ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो जाती है, लड़कियां जल्दी रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं। तो उनको स्टार्टिंग से ये बताया जाता है, अरे तुम लड़के होकर रो रहे हो, रोने का काम तो लड़कियों का होता है, क्या तुम लड़कियों की तरह रोते हो। तो इस तरह से जो पूर्वाग्रह होती हैं, लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव किया जाता है, उसको ख़त्म करना एजुकेशन का ये मेन मोटिव है। ठीक है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी समान है। समावेशी इस बात पर जोर देती है कि पूर्वाग्रह को रोकना चाहिए। हमें बच्चों में ऐसी भावनाएं इंक्रीज करनी चाहिए, उनके उनके मन में ऐसी भावनाएं डालनी चाहिए, फीलिंग्स उनके ऐसे होने चाहिए कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव ना किया जाए जो पहले किया जाता था। क्योंकि अब तो लड़के और लड़कियां समान हैं। अब कोई भी काम ऐसा नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती, और अब तो कोई काम ऐसा नहीं है जो लड़कियां करती हैं वो लड़के नहीं करते। क्योंकि लड़के अब खाना बनाते हैं, लड़कियां क्या ड्राइविंग करती हैं, हेलीकॉप्टर चलाती हैं, जहाज चलाती हैं, बहुत कुछ ऐसे काम हैं जो लड़कियां करती हैं जो पहले लड़के करते थे। तो अब ये बाउंडेशन नहीं है कि ये काम सिर्फ लड़कियां करेंगी और ये काम सिर्फ लड़के करेंगे। ठीक है। और उसके बाद है, इसलिए अध्यापक को जागरूकता पैदा करनी चाहिए बच्चों के अंदर, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए इस बात के प्रति। ठीक है। छोटे और बड़े दोनों समूह को छात्रों की रूढ़ियों पर चर्चा करके पूर्वाग्रह को दूर किया जा सकता है। मतलब बच्चों का ग्रुप छोटा हो या बड़ा हो, क्लास कैसे भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, जब बच्चे समझने लग जाते हैं लड़के और लड़कियों के बीच में अंतर, तो उनको हमें समझाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। और जो भी रूढ़िबद्ध धारणा उनके मन में डाली गई है उनको दूर करना एक टीचर का कर्तव्य होता है। ठीक है। ऐसे व्यवहारों के बारे में स्पष्ट सीमाएं और नियम निर्धारित करें जो पूर्वाग्रह पर आधारित होते हैं। लड़के और लड़कियों में भेदभाव करने वाले तथ्यों के बारे में चर्चा करें और बच्चों को बताएं कि सभी समान हैं। जो भी रूढ़िबद्ध धारणा पहले से चली हुई है उनको रिमूव करना ही मेन मोटिव है। ठीक है। उसके बाद है प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं एक क्लास में सोशल जस्टिस को, ये देखते हैं। सभी के लिए समानता के मामले में निष्पक्ष या फिर न्याय अन्याय के मुद्दों के बारे में छात्रों से बात करें। जो भी अभी चला हुआ है जस्टिस, जो भी समाज में जो भी नियम कानून जो भी काम चले हुए हैं उनके बारे में बच्चों से चर्चा करें। किस एज में बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग हमें उनसे कैसे बात करनी चाहिए, और जो भी हम समाज में रहते हैं और उनके अकॉर्डिंग क्या क्या न्याय होते हैं समाज में रहकर, उनकी रियल लाइफ से रिलेट करके हमें बच्चों से चर्चा करनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। तो सामाजिक स्थितियों का बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़कर समझाना उचित होगा। बच्चों को उनके तत्कालीन समाज के अंदर बाहर के मुद्दों पर और व्यापक विश्व के साथ संबंधों पर नए नए विचार खोजने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। क्योंकि बच्चों के आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, उनके साथ क्या घटना घटित होती है उनके सामाजिक जीवन में, और थोड़ा सा अपर लेवल पर क्या घटना घटित होती है, और पूरे वर्ल्ड लेवल पर कौन कौन सी घटनाएं हैं, उनके बीच में क्या सिमिलरिटी है, ये हमें बच्चों को बताना चाहिए। और किस तरह से हम न्याय को बढ़ावा दे सकते हैं, ये फीलिंग हमें बच्चों के अंदर बच्चों को जागरूक करना चाहिए इसके प्रति। ठीक है। सामाजिक न्याय से जुड़े मामलों को लेकर कुछ दिन तक सीमित ना रखें। मतलब ये नहीं है कि हमें 1-2 दिन पर इस टॉपिक पर बात कर ली, हमारा काम हो गया, फिर हमने छोड़ दिया। ऐसा अगर हम करेंगे तो बच्चों ने जो सीखा है बच्चे वही भूल जाएंगे। ठीक है। तो इसको हमें महीनों, सप्ताह या फिर पूरे ईयर में, मतलब कुछ दिनों तक ज़रूर इसको कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है। विद्यार्थियों से उनकी राय भी जाननी चाहिए, वो क्या समझते हैं, उनके आसपास का माहौल कैसा है, वो क्या सोचते हैं, और क्या क्या सामाजिक न्याय होने चाहिए, और उनके आसपास का जितना भी इन्वायरमेंट है क्या उनके पास हो रहा है। तो इस बात पर भी बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो बच्चे समझते हैं। अब किसी को दहेज के लिए उत्पीड़न उसका हो रहा है, उसको डराया जा रहा है, बहुओं को जलाया जा रहा है, तो मारपीट होती है दहेज को लेकर या फिर अदर किसी भी इशू को लेकर अगर मारपीट होती है तो बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए और बच्चों से फीडबैक भी लेना चाहिए कि आप इन मुद्दों पर क्या कहोगे, आपके क्या विचार हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चूजिंग एप्रोप्रिएट मटेरियल, उपयुक्त सामग्री का चयन। हमें बच्चों के लिए ऐसी सामग्री का चयन करना चाहिए, ऐसे पाठ्य वस्तु का चयन करना चाहिए जो कि ऑथेंटिक हो।
और जो बच्चों का मार्गदर्शन करे। ठीक है, बच्चों के लिए अधिगम के साधन ऐसे लागू करवाए जो आसानी से उपलब्ध हो सके, मतलब बुक बच्चों के लिए ऐसे प्रोवाइड करानी चाहिए जो इजीली मार्केट में मिल सके, उनको उनको कहीं कहीं घूमने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो जो विषय सामग्री पढ़ाई जाए बच्चों को वे विशेषज्ञों द्वारा निर्मित हों और उस विषय को आसानी से समझ सकें। ठीक है, एक्सपर्ट द्वारा बच्चों की बुक बनाई जाए, उनकी बच्चों के लैंग्वेज देखी जाए कि बच्चों के अकॉर्डिंग किस लैंग्वेज को हमें यूज़ करना चाहिए। हम जो बुक बच्चों के लिए बना रहे हैं उसमें लैंग्वेज कैसी है। अगर हम हाई लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो बच्चों के समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि आपने भी कुछ बुक ऐसी पढ़ी होंगी कि आपको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती। ठीक है, तो ऐसे एक्सपर्ट के द्वारा बुक्स प्रिंट करानी चाहिए, ऐसे एक्सपर्ट के द्वारा निर्मित होनी चाहिए बुक्स जो आसानी से बच्चों को समझ में आए। ठीक है, और बच्चों को आसानी से मार्केट में भी वो अवेलेबल हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट कल्चर एंड रिलीजन, धर्म और संस्कृति के बारे में पढ़ाना। बच्चों को अन्य धर्म और संस्कृतियों को सकारात्मक और आरामदायक तरीके से सिखाएं, किसी भी धर्म के बारे में गलत भाषा का प्रयोग ना करें। अब हम जब क्लास में पढ़ते हैं तो अलग अलग संस्कृति के बारे में हम पढ़ते हैं, अलग भाषा के बारे में हम पढ़ते हैं, तो एक टीचर का कर्तव्य है कि वो ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करे ताकि दूसरे धर्म के बच्चों को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि अलग अलग धर्म के बच्चे भी हमारे क्लास में पढ़ते हैं, तो हमें अपनी लैंग्वेज पर ऐसे फोकस करना चाहिए, ऐसे कंट्रोल करना चाहिए ताकि बच्चों को, दूसरे बच्चों को ये ना लगे कि हमारे धर्म और संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो उनके लिए हमें लैंग्वेज बहुत ही आसानी से यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, केवल सभी धर्म और संस्कृतियों से बच्चों को अवगत कराना, मतलब हमारा मोटिव यही है कि जो भी धर्म और संस्कृति हमारी चली हुई है, जितने भी समाज में धर्म और संस्कृति हैं उनके बारे में बच्चों को हम अवेयर कराएं, उनको बताएं कि धर्म कितने हैं, कौन कौन से धर्म है, जैसे सिख है, ईसाई है, तो जितने भी अलग अलग धर्म हैं उनकी कौन कौन सी संस्कृति है, अलग अलग राज्य में कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, उनकी क्या संस्कृति है। तो हमें बच्चों को अवेयर कराना चाहिए, अलग अलग संस्कृति से परिचित उनको कराना चाहिए। ठीक है, किसी भी संस्कृति को बताने का सही तरीका अपनाएं। पहचान, धर्म, संस्कृति और जाति के बारे में प्रश्न पूछने के उचित तरीकों पर चर्चा करें। किसी भी मुख्य मुद्दे पर चर्चा करें, जैसे 3 तलाक। अगर हम किसी भी ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ है, तो हमें लैंग्वेज ऐसी यूज़ करनी चाहिए कि दूसरे बच्चों को ज़्यादा गलत ना लगे, गिल्टी फील ना हो कि हमारे धर्म के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, अगर बच्चों से हम क्वेश्चंस भी करते हैं या फिर बच्चों को हम उस धर्म के बारे में बताते हैं, संस्कृति के बारे में बताते हैं, तो हमें बहुत ध्यान इस चीज़ का रखना चाहिए। ठीक है, हम किसी भी ऐसे टॉपिक पर बच्चों से चर्चा कर सकते हैं जो कि बिल्कुल हाल ही में चला हुआ हो और जो धर्म से या फिर संस्कृति से रिलेटेड हो। जो भी पीछे अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो चला हुआ था चर्चा में 3 तलाक लेकर, तो धर्म से रिलेट करके ही था। तो हमें बच्चों से चर्चा भी ऐसे करनी चाहिए ताकि दूसरे धर्म के बच्चों को ये फील ना हो कि हमारे धर्म के बारे में ऐसे बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अडेप्टिंग एंड इंटीग्रेटेड द लेसन, अनुकूलन और एकीकरण। बच्चों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम, जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है करिकुलम, वो क्या हो, फ्लेक्सिबल हो, बच्चों के अकॉर्डिंग वो चेंजेबल हो। ठीक है, सभी पाठ सामान्य पाठ्यचर्या के अनुरूप लचीले हैं। बच्चों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना चाहिए, बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़कर हमें पढ़ाना चाहिए, और बच्चों के जो लेसन्स होते हैं उनको हमें इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चों की रियल लाइफ से बच्चों को ये लगे कि ये हमारे बिल्कुल रियल लाइफ से है। तो एग्जाम्पल हमें ऐसे देने चाहिए अगर हम कोई लेसन बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ताकि उनके रियल लाइफ से जोड़कर हम बच्चों को एग्जाम्पल दें और बच्चे इजीली उस चीज़ को समझ सकें। स्टेप बाय स्टेप हमें बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, शुरुआत में आसान जो विषय है वो पढ़ाने चाहिए, ना कि मुश्किल, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो इजी टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चों का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ा सके। स्टेप बाय स्टेप ही हम पढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो क्या स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जो निचला जो पैटर्न होता है उसी को हम फॉलो करते हैं, पहले फर्स्ट फिर सेकंड थर्ड, इस तरह से हम लेवल बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों को स्टार्टिंग में इजी वे में पढ़ाना चाहिए, उसके बाद ही मुश्किल जो भी टॉपिक्स है वो कराने चाहिए। ज़रूर ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही मुश्किल हम टॉपिक बच्चों को करा दें और बच्चों को कुछ भी समझ में ना आए। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग में ईजी वे में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ईजी विषय बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, और बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए जो सभी विषयों से लिंक करता हो। ठीक है,
बच्चों से लिंक कैसे हम कर सकते हैं, जब सपोज कर लीजिए हम मैथ ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हम हिस्ट्री से उसको लिंक कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि मैथ कितना पुराना है, पहले मैथ कैसे पढ़ाया जाता था, या फिर पहले मैथ में क्या क्या सिखाया जाता था, कैसे सिखाया जाता। तो हिस्ट्री भी आ गई उसमें और मैथ भी हमने पढ़ा दिया। तो जो विषय होते हैं उनसे हमें रिलेट करके बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। अगर अध्यापक किसी विषय को पढ़ाते पढ़ाते भूल जाए तो ऐसे विधियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे को महसूस ना हो। अब कोई टीचर है क्लास में पढ़ा रहा है और कोई पॉइंट ऐसा हो जाता है कि जो टीचर है वो कंफ्यूज हो जाता है या फिर भूल जाता है, तो हमें ऐसी विधियों का यूज़ करना चाहिए, ऐसे मेथड का यूज़ करना चाहिए कि बच्चों को ये फील ना हो कि टीचर बीच में भूल चुके हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। लास्ट में आपको इंक्लूजन ज़रूर लिखना है, ठीक है, निष्कर्ष लास्ट में ज़रूर लिखना है। ये क्वेश्चन आता है आपका मोस्टली 4 मार्क्स में, तो निष्कर्ष आपको ज़रूर लिखना है। ये 4 मार्क्स में आता है मोस्टली, लेकिन 16 मार्क्स में भी इसको इंक्लूड किया जाता है। वो कैसे, आपसे पूछ लेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के नीड्स, इंपॉर्टेंस बताइए, उसके साथ बताइए प्रिंसिपल, ठीक है। या फिर मॉडल्स आपसे पूछ लेंगे, या फिर आपसे पूछ लेंगे ट्रांजेक्शन्स के बारे में, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, ट्रांजेक्शन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन 16 मार्क्स का बन सकता है, नहीं तो मोस्टली ये 4 मार्क्स में ही आता है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये टॉपिक, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल से हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट, क्योंकि सेकेंड यूनिट में आज से इसलिए स्टार्ट नहीं कर रही क्योंकि कल से हम बिल्कुल पूरा फोकस करेंगे। आज जो थी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगी, कल से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट, ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझ में आए। लिंक करके मैं उसको पढ़ाऊंगी कि स्टार्टिंग में क्या था, उसके बाद क्या हुआ, कौन से एक्ट चेंज हुए, इसीलिए, ठीक है। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट कल वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।